सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 12 है। ये अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 12 है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी फॉस्फोरस के हैलाइडों की और आज अपन इस पार्ट नंबर 12 में फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्लों का अध्ययन करेंगे। यानी इस आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल, यानी अपन कह सकते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, हमने जब नाइट्रिक अम्ल पढ़ा था वहाँ पर भी हमने ऑक्सो अम्ल की चर्चा की थी कि ऑक्सो अम्ल किसे कहते हैं। यानी ऑक्सो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें कोई परमाणु ऑक्सीजन के साथ द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है और वही परमाणु किसी OH समूह के द्वारा जुड़ा होता है, तो उन्हें हम ऑक्सो अम्ल कहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल, यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोरस का परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और यह फॉस्फोरस का परमाणु OH समूह के द्वारा जुड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति होने पर हम उस अम्ल को ऑक्सो अम्ल कहते हैं। इस बात की चर्चा हमने नाइट्रिक अम्ल का अध्ययन किया था, वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी। तो आपको पता हो गया कि ऑक्सो अम्ल किसे कहते हैं। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो फॉस्फोरस अनेक ऑक्सो अम्लों का निर्माण करता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों का अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करेंगे। तो देखो, हम फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो अम्ल। देखो, यहां पर तो रहेगा हमारा ऑक्सो अम्ल का नाम, ऑक्सो अम्ल का नाम। यहां पर रहेगा सूत्र, यहां पे रहेगी संरचना, ऑक्सो अम्ल की संरचना, और यहां पे रहेगी फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। और यहां पे अपन देखेंगे बंधों के प्रकार, कौन कौन से बंध उपस्थित होते हैं। तो बंधों के प्रकार, देखो यहाँ पर तो ऑक्सो अम्ल का नाम, यहाँ पर सूत्र, यहाँ पे संरचना, यहाँ पे ऑक्सो अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था और यहाँ पे बंधों के प्रकार कि उसमें कौन कौन से बंध उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं हाइपो फॉस्फोरस अम्ल, और इसे फॉस्फेनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फॉस्फेनिक एसिड। देखो, दो नाम हो गए इसके, या तो हम कहेंगे हाइपो फॉस्फोरस एसिड, इसका सूत्र होगा H3PO2। संरचना इसकी हम बना रहे हैं, तो देखो क्या बताया मैंने कि एक तो कम से कम P डबल बॉन्ड O होगा और एक होगा OH। अब देखो आप, एक फॉस्फोरस, दो O में से दो O आ गए और अब H3 में से एक H प्रयुक्त होगा, यानी दो H और रहेंगे यहाँ पे, और दो H किस प्रकार से होंगे? देखो, H और
H, ये इसकी संरचना हो गई। अब देखो बात करते हैं फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था की। तो देखो P डबल बॉन्ड O, इस बंध की वजह से फॉस्फोरस पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब +2 और +3। अब देखो बात करते हैं pH बंध की। pH बंध के इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की तरफ गिने जाते हैं और P और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध होता है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ काउंट होते हैं। तो इसकी वजह से +2, इस बंध की वजह से +1, तो +2 +1 +3 और 2 pH बंध हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की तरफ काउंट होंगे, यानी इनकी वजह से -1 और -1 यानी -2, यानी अपन कह सकते हैं कि +3 और -2, तो कितना शेष रहा +1, यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। बात करते हैं बंधों के प्रकार की। देखो एक बंध तो क्या है, अपन कहेंगे एक बंध तो है P डबल बॉन्ड O, एक बंध क्या है POH बंध, और दो बंध क्या है देखो PH, तो अपन कहेंगे दो बंध यहाँ पे PH बंध हैं। तो ये हमारी हाइपोफॉस्फोरस एसिड की संरचना हो गई। सूत्र मैंने क्या बताया, H3PO2, संरचना ये हो गई। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो गई। बंध एक बंध P डबल बॉन्ड O है, एक बंध POH बंध है और दो बंध PH बंध है। लेते हैं हम नेक्स्ट। देखो इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। सेकंड आएगा हमारा ऑर्थो फॉस्फोरस, क्या कहेंगे ऑर्थो फॉस्फोरस, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, और इसी को हम कहते हैं फॉस्फोनिक। देखो ये तो था फॉस्फेनिक और ये है फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। इसका सूत्र होता है H3PO3, यानी एक ऑक्सीजन बढ़ गए यहाँ पे। देखते हैं इसकी संरचना। देखो ये तो रहा हमारा फॉस्फोरस, ये P डबल बॉन्ड O और ये OH। देखो एक फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कितने 3 है, 2 ऑक्सीजन प्रयुक्त हो गए, यानी एक ऑक्सीजन और आएगा और 3 H में से 1 H, इसका मतलब एक OH और एक रहेगा H। देख सकते हो आप H3 1 2 3, फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस 1 है, O3 1 2 3 ऑक्सीजन है। ये हो गई हमारी H3PO3 की संरचना। अब देखो बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक की। ऑक्सीकरण अंक मैंने कैसे बताया आपको कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ काउंट होते हैं, यानी +2, भाई दो बंध है यहाँ पे, द्विबंध है तो +2, इधर ऑक्सीजन +1, इधर ऑक्सीजन +1, यानी +2 +3 +4 और इसके -1, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की तरफ काउंट होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि देखो +4 हो गया, +4 में से -1, यानी यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। बंधों की बात करते हैं तो एक बंध तो क्या है P डबल बॉन्ड O, दो बंध क्या हैं POH और एक बंध क्या है PH बंध। ये हमारा दूसरा ऑक्सोमल हो गया फॉस्फोरस का, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, जिसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे की। तीसरा हमारा है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। देखो नाम आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका सूत्र होता है H3PO4। देखो यहाँ पर H3PO2, इसमें H3PO3 और इसमें H3PO4। देखते हैं इसकी संरचना। ये तो रहा P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH, ये लो।
देख सकते हो आप H3 1 2 3, फॉस्फोरस एक है, फॉस्फोरस एक है, और O4 1 2 3 4। बात करते हैं इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तो +1 +2 +3 और +2, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण का अंक +5 है। बंधों की बात करें तो एक बंध तो है P डबल बॉन्ड O, और देखो 3 बंध क्या हैं, POH बंध, यानी यहाँ पर pH बंध उपस्थित नहीं है। एक बंध तो क्या है P डबल बॉन्ड O, और 3 बंध क्या हैं POH POH और POH। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बात करते हैं नेक्स्ट एसिड की। देखो इनको मैं हटा रहा हूं। देखो हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 2 अणुओं को अगर गर्म करें, समझना बात को आप, हमने 3 ऑक्सो अम्ल देख लिए, अब हम चौथा ऑक्सो अम्ल ले रहे हैं। मैंने क्या बताया कि 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के अणुओं को अगर हम गर्म करें, यानी अपन कह सकते हैं 4 नंबर। देखो मैं 2 अणु दिखा रहा हूं पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के, ध्यान से समझना आप। OH OH और OH। दूसरा अणु यहाँ पे रहा P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH। अब देखो अगर इन दोनों अणुओं को हम गर्म करें तो देखो यहाँ से क्या होगा, OH और इसका H, यानी एक का OH और एक का H मिलकर यहाँ से H2O का अणु बाहर निकल जाएगा। और देखो POP, यानी यहाँ पर POP बंध का निर्माण हो जाएगा। और देखो संरचना क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, ये लो। अब यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर भी OH, इसकी बात करें तो OH और यहाँ पर भी OH, देख सकते हो आप। यानी अगर हम इसका सूत्र लिखें तो सूत्र देखो क्या हो गया, H कितने 1 2 3 4, यानी H4, फॉस्फोरस 2 हैं तो P2, और ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6 7, यानी O7 इसका नाम है। इसको हम कहते हैं, देखो हमने इसको किस प्रकार प्राप्त किया कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणुओं को हमने गर्म किया तो एक जल का अणु निकल गया और दोनों अणु POP बंध के द्वारा जुड़ गए। तो इसे हम कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, क्योंकि इन दोनों अणुओं को गर्म करने से ये अम्ल प्राप्त हुआ है। तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। देखो फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा करें अपन तो देखो +2 और +1, यानी +3 +1 ये रहा, तो +4 और +5, यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5 है। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5। बंधों की अगर हम बात करें तो देखो 2 बंध तो क्या हैं, P डबल बॉन्ड O, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और 4 1 2 3 4 क्या है इसमें POH बंध। देखो ये रहा एक POH बंध, एक ये POH बंध, एक ये POH बंध और एक ये POH बंध, यानी इसमें 4 POH बंध हैं।
और अब बात करें अपन, एक इसमें POP बंध उपस्थित है, यानी अपन कह सकते हैं एक इसमें POP बंध उपस्थित है। तो ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। सूत्र क्या बताया मैंने, H4P2O7। इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +5, इसमें बंध 2 तो P डबल बॉन्ड O बंध है, 4 POH बंध है, 1 POP बंध है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट। देखो, यदि हम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के अनेक अणु ले लें और उनको हम गर्म करें, देखो यानी अपन कह रहे हैं कि 2 से अधिक अणु, किस प्रकार से, देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, एक अणु तो ये रहा, एक अणु ये रहा OH, OH और OH, प्लस एक अणु ये रहा OH, OH और OH। एक अणु अपन और ले लें यहाँ पे, OH, OH और OH। अब देखो आप, हम इनको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, OH और H, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2, इसी प्रकार OH और H, H2, यहाँ से भी OH और H, और इसी प्रकार इसका OH और आगे जो इकाई होगी उसका H, यानी यहाँ से भी क्या निकल जाएगा जल का अणु और इधर से भी क्या निकल जाएगा जल का अणु। यानी अपन कह सकते हैं -NH2, N का मतलब यहाँ पर अनेक जल के अणु बाहर निकलेंगे और देखो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O, देखो POP बन जाएगा यहाँ पे, ये लो P डबल बॉन्ड O, इसी प्रकार P डबल बॉन्ड O, इसी प्रकार P डबल बॉन्ड O, और ये लो। अब देखो आप, इसके ऊपर OH और इसका जो OH है इसका भी H बाहर निकल जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। फिर इसके ऊपर OH, ये रहा हमारा OH, ये रहा OH और ये रहा OH, और ये भी इसका OH है, ये लो। अब देखो आप, यानी ये जो अम्ल बना है इसे हम कहते हैं पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या कहेंगे, देखो पहले हम नाम की बात करते हैं, पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब देखो, अगर हम देखो इसमें कौन कौन सी इकाई हैं वो देखो आप, देखो इकाई देखो इसमें आप, अपन कह सकते हैं ये इकाई है इसमें, यानी इन इकाइयों की पुनरावृत्ति हो रही है, और इसमें भी ये लो। देखो आप, अपन क्या कहेंगे, एक तो H है और 3 क्या हैं ऑक्सीजन और 1 क्या है P। यानी अगर हम इसका सूत्र लिखें यहाँ पे तो सूत्र क्या होगा, देखो इसका अपन कह सकते हैं HPO3 की होल N। इसमें भी देख सकते हो आप HP1 2 3, 3 क्या हैं O। इसमें भी देखो HPO3, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन। इसमें भी देखो आप HPO3, यानी ये इसका हो गया सूत्र। अगर बंधों की बात करें तो इसमें तो बंध बहुत सारे बंध हैं, लंबी श्रृंखला होती है भाई, तभी तो नाम क्या पड़ा इसका पॉली। पॉली का मतलब अनेक, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सूत्र को आप ध्यान में रखोगे, HPO3 का होल N। बना कैसे,
ये बना ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के अनेक अणुओं को गर्म करने पर जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और ये अणु आपस में पीओपी बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। अगर हम फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो आप इस इकाई की बात कर लो, आप किसी भी इकाई की बात कर सकते हो। +2 +1 +2 प्लस, यानी 3 तो ऑक्सीजन, 3 बंध तो क्या है, सिंगल बंध है ऑक्सीजन के साथ, और एक बंध है ऑक्सीजन के साथ द्विबंध, तो +2 +3 +4 +5, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। तो ये हो गया हमारा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब हम नेक्स्ट एसिड की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एसिड होगा हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के हम 3 अणुओं को लेकर गर्म करें तो 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, यानी हमारा जो 6 नंबर का एसिड है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब क्या बताया मैंने कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 3 अणुओं को, या अपन कह सकते हैं 3 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के अणुओं को गर्म करें। देखो किस प्रकार से गर्म कर सकते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। ये रहा P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH, एक अणु तो ये हो गया किसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। दूसरा अणु मैं यहाँ पे ले लूँ OH डबल बॉन्ड O, OH और OH, दूसरा अणु ये हो गया। और तीसरा अणु में ले लूँ यहाँ पे, देखो OH डबल बॉन्ड O और एक OH इधर और एक OH ये। अब देख सकते हो आप, एक अणु ये हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का, एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया। अब देखो इसका OH और इसका H, अब इसका इधर से क्या गया, H गया, तो इसका OH और इसका H, इसका H गया तो इसका OH और इसका H, यानी अपन कह सकते हैं कि 3 जल के अणु माइनस, अपन कह सकते हैं यहाँ से -3H2O गर्म करेंगे और हमारे पास एक साइक्लो कंपाउंड बनेगा। देखो किस प्रकार से बनेगा, P, इधर भी देखो POP और इधर भी POP, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और ये भी POP, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अब देखो इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और एक है OH, इसके ऊपर भी एक OH और डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड O और एक OH, यानी इसका नाम है साइक्लो, क्या कहेंगे, साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। देखो इसमें अगर हम फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखो समझना आप, पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। देखो इसका सूत्र क्या होगा, HPO3 की होल 3। देखो HPO3, यानी अपन कह सकते हैं कि एक इकाई तो ये है H, P और 1 2 3 ऑक्सीजन। इसकी बात करें तो एक इकाई ये है HPO3,
और इसकी बात करें तो एक इकाई ये है, यानी HPO3 का होल 3। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था किसी भी इकाई में अगर हम देखें, देखो जैसे इस इकाई की बात करूं मैं, एक ऑक्सीजन बंध ये है सिंगल, एक सिंगल ऑक्सीजन बंध ये है और एक सिंगल ये, यानी +1 +2 +3 और +2, यानी यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीकरणांक +5 है। अगर हम बंधों की बात करें तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, PO PO और PO, यानी 3 बंध तो क्या हैं, P डबल बॉन्ड O। OH बंधों की बात करें तो एक OH बंध ये रहा, एक OH बंध ये रहा और एक OH बंध ये रहा, यानी अपन कह सकते हैं 3 यहाँ पे क्या हैं, POH बंध। अब बात करते हैं POP, देखो POP POP और POP, यानी यहाँ पर 3 क्या हैं, POP बंध। ये हो गए बंधों के प्रकार। बनाया कैसे हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 3 अणुओं को लिया, उसको गर्म किया तो 3 जल के अणु बाहर निकल गए। हमारे पास एक साइक्लो यानी बंध वलय बन गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। सूत्र क्या होता है, HPO3 की होल 3, फॉस्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +5। तो ये हमारे फॉस्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल हो गए। अब हम इनके गुणों की चर्चा करते हैं। ऑक्सो अम्लों के गुण, ये अपन कह सकते हैं ऑक्सो अम्लों के गुणधर्म। देखो इंपॉर्टेंट ऑक्सो अम्ल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इन ऑक्सो अम्लों के गुणों की चर्चा करते हैं, यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ऑक्सो अम्लों के गुण। ऑक्सो अम्लों के गुण, देखो हमने ऑक्सो अम्ल देखे, अभी हमने चर्चा भी की है कि किसी ऑक्सो अम्ल में ध्यान से समझना आप, किसी ऑक्सो अम्ल में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O बंध तथा एक POH बंध निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। किसी ऑक्सो अम्ल में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O बंध तथा एक POH बंध निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनके बगैर तो हम उसे ऑक्सो अम्ल कह ही नहीं सकते। अब देखो इस बंध की बात कर रहा हूं मैं, POH बंध की, ये POH बंध आयनित हो जाता है यानी टूट जाता है और क्या बनाएगा ये PO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी अपन कह सकते हैं कि ये बंध दिखाया मैंने, पूरा अम्ल नहीं लिया है, एक पार्ट है बंध का POH बंध, ये बंध वियोजित हो गया, टूट गया और H+ मुक्त कर रहा है, H+ त्याग रहा है। इसका मतलब अम्लों की भांति काम करेंगे, POH बंध टूटकर H+ त्याग देगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं क्षारकता की। इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब हम क्या कहेंगे
किसी ऑक्सो अम्ल में, किसी ऑक्सो अम्ल में जितने POH बंध उपस्थित होते हैं, क्या कहेंगे, जितने POH बंध उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ध्यान से समझना, किसी ऑक्सो अम्ल में जितने POH बंध उपस्थित होते हैं उस अम्ल की क्षारकता उतनी ही होती है, उस अम्ल की क्षारकता उतनी ही होती है, उतनी ही होती है। देखो बात सीधी सी ये है, अगर एक POH बंध है तो उस अम्ल की क्षारकता 1 होगी, और यदि अम्ल में 2 POH बंध हैं तो उस अम्ल की क्षारकता 2 होगी, और यदि अम्ल में 3 POH बंध हैं तो उस अम्ल की क्षारकता 3 होगी। देखो हम एग्जाम्पल से इस बात को समझ रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं H3PO2, H3PO3 और H3PO4। देखो आपको इनकी संरचना का पता होना जरूरी है। संरचना का अगर आप पता है तो आराम से आप किसी ऑक्सो अम्ल की क्षारकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ये क्या है, ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो हमें इनकी संरचना का पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको संरचना नहीं है, संरचना का पता नहीं है, तब तक आप POH बंधों की संख्या ज्ञात कर ही नहीं सकते, और POH बंधों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते इसका मतलब आप क्षारकता का पता नहीं लगा सकते। तो मैं इनकी संरचना बना रहा हूं। देखो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H देख सकते हो आप, H3 1 2 3, फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस 1 है, PO2 और 2 ऑक्सीजन है। इसकी बात करूं तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H देख सकते हो आप, H3 1 2 3, फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस 1 है, PO3 1 2 3। और इसकी संरचना बनाऊं तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। अब देख सकते हो, अब आप संरचना से आराम से आप POH बंध निकाल सकते हो। यानी POH बंध का अगर आपको पता है तो आप क्षारकता इजीली ज्ञात कर सकते हो। देखो अगर हम इनकी क्षारकता की बात करें तो देखो इसमें एक POH बंध है भाई, 2 तो PH बंध है, इसमें 2 POH बंध है और इसमें 3 POH बंध उपस्थित हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसकी क्षारकता 1 हो गई। क्या हो गई, इसकी क्षारकता 1, इसकी क्षारकता 2 हो गई और इसकी क्षारकता 3 हो गई। यानी अगर हम क्षारकता का क्रम लिखें, इंपॉर्टेंट क्रम है भाई, क्षारकता का क्रम, यानी सबसे अधिक क्षारकता किसकी है। क्षारकता में आपको इतने ध्यान में रखना है कि प्रति अणु कितने OH हैं, यानी प्रति अणु जितने OH होंगे उतने ही वह H+ दे सकता है। भाई इस अणु की बात करूं मैं, इसमें POH बंध एक ही है, इसका मतलब ये अणु एक H+ दे सकता है। और इस अणु की बात करूं, इसमें 2 POH बंध हैं तो ये 2 H+ दे सकता है। और इसकी बात करूं तो इसमें 3 POH बंध हैं, यानी प्रति अणु कितने H+ दे रहे हैं वही उसकी क्या है, क्षारकता कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं
क्षारकता का अगर हम क्रम लिखें तो सबसे अधिक क्षारकता इसकी है, क्योंकि प्रति अणु 3H+ दे सकता है तो क्षारकता 3 हो गई। इसकी बात करें तो प्रति अणु 2H+ दे सकता है तो क्षारकता 2 हो गई, और प्रति अणु 1H+ दे रहा है तो इसकी क्षारकता 1 हो गई। यानी अगर हम क्षारकता का क्रम लिखें तो देखो सबसे कम क्षारकता किसकी है, H3PO2 की, फिर उससे अधिक H3PO3 की, और सबसे अधिक क्षारकता है H3PO4 की। इस ऑर्डर को आप स्टार लगा के लिखोगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये ऑर्डर पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जाम में नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी क्षारकता का क्रम पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। अब देखो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज होगी, उस कन्फ्यूज को आप अभी दूर कर लो। देखो अभी हमने क्षारकता की बात की है, इनको मैं एक बार हटा रहा हूँ। देखो हम अम्लीय गुणों की बात करते हैं, अब अम्लीय गुणों की चर्चा। तो अम्लीय गुण और क्षारकता दोनों अलग अलग गुण होते हैं, यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। क्षारकता मैंने आपको बता दी है। क्षारकता के लिए आपको अम्ल में POH बंधों की संख्या देखनी है। जितने POH बंध होंगे उतने ही उस अम्ल की क्षारकता होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। देखो हमने अभी क्षारकता की चर्चा की है और अब हम अम्लीय गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो वापस से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखो पहला हमारा था H3PO2, फिर हमारा था H3PO3 और ये था हमारा H3PO4। इनकी मैं संरचना बनाऊं तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। इसकी संरचना बनाऊं तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। और इसकी संरचना बनाऊं तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। ये लो। अब देखो हमने क्षारकता का क्रम देख लिया कि सबसे अधिक क्षारकता किस अम्ल की होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 3 POH बंध उपस्थित है, यानी ये अणु 3H+ दे सकता है। अब देखो अब हम अम्लीय गुणों की बात करें, ये अपन कह सकते हैं अम्लीय सामर्थ्य। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करनी है। देखो क्षारकता का अम्लीय गुणों से कोई संबंध नहीं है। अम्लीय गुण किसे कहेंगे? यानी कोई अम्ल कितनी आसानी से H+ दे रहा है उसे हम अम्लीय गुण या अम्लीय सामर्थ्य कहते हैं। जितनी आसानी से H+ दे रहा है उसका अम्लीय गुण उतना ही अधिक होता है। और क्षारकता में क्या देखते हैं कि कितने H+ दे रहा है, बस क्षारकता उसे ही कहते हैं। अब आसानी से दे रहा है H+, इसका मतलब उस अम्ल का अम्लीय गुण अधिक है। हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर फॉस्फोरस और डबल बॉन्ड O है। हमें पता है कि फॉस्फोरस से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, यानी इन बंधों के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करेगा तो फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, यानी फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो समझना ध्यान से, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इसके पास कमी हो गई और ऑक्सीजन क्या करेगा? H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि इस P डबल बॉन्ड O बंध का -I प्रभाव है वो पूरा का पूरा इस OH समूह पर लग रहा है। जितना का जितना ये इधर खींच रहा है उतना ही उसी अपन कह सकते हैं उसी आकर्षण बल से ये फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा यहां से। अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है, इसमें इस P डबल बॉन्ड O का जो -I प्रभाव है वो देखो दो समूहों के ऊपर लग रहा है। भाई जितनी कमी इसके पास हुई उस कमी की पूर्ति ये इधर से कर रहा है और इधर से कर रहा है, यानी अपन कहेंगे कि इसमें तो पूरा का पूरा -I प्रभाव, इस P डबल बॉन्ड O का पूरा -I प्रभाव इस एक ही अणु पे लग रहा था। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव लग रहा था और यहाँ पे प्रभाव बट गया, आधा आधा हो गया, आधा प्रभाव इस पर और आधा प्रभाव इस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से H+ निकाल लें तो इसकी तुलना में ये H+ थोड़े मुश्किल से निकलते हैं। क्या बताया मैंने, थोड़े मुश्किल से निकलते हैं और ये H+ जल्दी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा P डबल बॉन्ड O का -I प्रभाव इस OH समूह पर लग रहा है। यहाँ पर प्रभाव हाफ हाफ हो गया, आधा आधा प्रभाव हो गया, यानी इन समूहों पर इस समूह की बजाय कम प्रभाव लग रहा है। इसकी बात करें तो देखो इस P डबल बॉन्ड O का -I प्रभाव 3 OH समूह पे लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी तुलना में इन OH समूह पर P डबल बॉन्ड O का -I प्रभाव बहुत ही कम लग रहा है। यानी ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से OH निकालें तो OH सबसे मुश्किल यानी कठिनाई से निकलता है। यानी अपन कह सकते हैं कि सबसे आसानी से H+ ये देगा, फिर उससे थोड़ा मुश्किल से ये देगा और उससे थोड़ा मुश्किल से ये देगा। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जितनी आसानी से H+ दे रहा है, क्या बताया मैंने, जितनी आसानी से H+ दे रहा है उस अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक होती है। तो अगर हम अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखें, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, तो बताओ क्रम क्या आएगा। सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, H3PO2, फिर H3PO3 और सबसे कम H3PO4। यानी इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आएगा, H3PO2, इसके अम्लीय गुण सबसे अधिक होंगे, फिर H3PO3 और फिर H3PO4। इस क्रम को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। ये बात हुई अम्लीय सामर्थ्य की। अब हम बात करते हैं अपचायक गुणों की। देखो हमने क्षारकता का क्रम देख लिया, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं अपचायक गुणों की। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ओक्सो अम्ल में, ध्यान से समझना आप, ओक्सो अम्ल में उपस्थित pH बंध, pH बंध की बात कर रहा हूं मैं, pH बंध आयनित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है, यानी टूटेगा नहीं, बात सीधी सी है, आयनित नहीं होता है। देखो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस pH बंध की बात कर रहे हैं, यानी ओक्सो अम्ल में उपस्थित pH बंध आयनित नहीं होता, यानी ये H+ के रूप में नहीं निकलते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया में किसी दूसरे अणु का अपचयन करने में काम आते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस ओक्सो अम्ल में pH बंध, समझना आप, pH बंध जितने ज़्यादा होंगे उस अम्ल का अपचायक गुण, उस अम्ल का अपचायक गुण उतना ही अधिक होगा। समझ गए। देखो इस अम्ल में 2 pH बंध हैं, एक pH बंध ये रहा और एक pH बंध ये रहा। इसकी बात करें तो इसमें एक pH बंध है और अगर इसकी बात करें तो इसमें तो pH बंध है ही नहीं। इसका मतलब इस अम्ल का अपचायक गुण सबसे कम होगा और सबसे अधिक अपचायक गुण किसका होगा, H3PO2 का। तो अगर हम अपचायक गुणों का क्रम लिखें, अपचायक गुणों का
कर्म। तो क्या आएगा, सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, H3PO2, फिर H3PO3 और सबसे कम H3PO4। ये हमारे पास 3 ऑर्डर हो गए। इनके ऊपर भी आप स्टार लगा लोगे। 3 ऑर्डर कौन से हो गए, एक तो हमने क्षारकता का क्रम देख लिया, दूसरा हमने अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देख लिया, तीसरा हमने अपचायक गुणों का क्रम देख लिया। तीनों क्रमों को आप, तीनों ऑर्डरों को आप अच्छे से याद कर लोगे। बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशन एग्जाम की तरफ से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट गुण की चर्चा। देखो नेक्स्ट गुण में हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट गुण में हम कह सकते हैं कि किसी ऑक्सो अम्ल में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम है। क्या कहेंगे, ध्यान से समझना आप। नेक्स्ट गुण है हमारा कि किसी ऑक्सो अम्ल में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम है, तो उस अम्ल में या तो PP बंध मिलेगा या PS बंध मिलेगा। देखो अगला गुण है हमारा, किसी ऑक्सो अम्ल में, किसी ऑक्सो अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम है, +5 से कम है, तो उस ऑक्सो अम्ल में PP बंध या PH बंध उपस्थित होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, उपस्थित होते हैं। देखो हमें पता है कि ऑक्सो अम्लों में फॉस्फोरस अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 दर्शाता है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी ऑक्सो अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम है। इसका मतलब उस ऑक्सो अम्ल में PP बंध या PS बंध उपस्थित होते हैं, लेकिन कंडीशन है दोनों बंध साथ साथ, दोनों बंध, दोनों कौन से, PP और PH, दोनों बंध साथ साथ नहीं पाए जाते, साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। यानी अगर ऑक्सो अम्ल में PP बंध उपस्थित है तो उसमें PH बंध नहीं रहेगा, और यदि ऑक्सो अम्ल में PS बंध उपस्थित है तो उस ऑक्सो अम्ल में PP बंध उपस्थित नहीं रहेगा। तो यही कहा मैंने कि दोनों बंध साथ साथ नहीं पाए जाते। अब हम नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। किसी ऑक्सो अम्ल में, किसी ऑक्सो अम्ल में फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान से समझना आप, इंपॉर्टेंट गुण आ रहे हैं। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीकरण अवस्था ना तो उच्च है और ना ही निम्न है, बीच वाली ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे +3 मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो उस ऑक्सो अम्ल में, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, उस ऑक्सो अम्ल में असमानुपातीकरण, असमानुपातीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे।
वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, किसी ऑक्सो अम्ल में फॉस्फोरस यदि मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, यानी 20 वाली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था, तो उस ऑक्सो अम्ल में असमानुपातीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि उस ऑक्सो अम्ल में असमानुपातीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वह ऑक्सो अम्ल असमानुपातीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है। हम एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करते हैं। मेरे पास है H3PO3, देखो क्या होगा, ये अम्ल क्या बनाएगा, ये बनाएगा 3H3PO4 और प्लस PH3, यानी ये एक असमानुपातन अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया। देखो ये तो क्या है, H3PO3, यानी ये तो है ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल, क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है, ये है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या है, ये हमारी फॉस्फीन, क्या है, फॉस्फीन। अब देखते हैं, देखो इसकी बात करूं मैं तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर फॉस्फोरस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है इस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में, और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है एक तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसकी बात करें अपन तो इसमें फॉस्फोरस +5 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, और अगर फॉस्फीन की बात करें तो फॉस्फीन में अपन क्या कह सकते हैं कि ये फॉस्फोरस -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। अब देखो आप, पहले हम इसकी बात करते हैं कि इससे क्या बना, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, यानी फॉस्फोरस +3 से +5 ऑक्सीकरण अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर फॉस्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसकी बात करें अपन तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें फॉस्फोरस -3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीकरण का क्या हुआ है, अपचयन, क्या हुआ है, अपचयन। तो देख सकते हो आप, एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण और एक ही परमाणु का अपचयन। फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है, अपचयन। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। और हमने यही कहा है कि किसी ऑक्सो अम्ल में फॉस्फोरस यदि मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो उस ऑक्सो अम्ल में असमानुपातीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। अब हम बात करते हैं, देखो अभी हमने चर्चा की है कि जिस ऑक्सो अम्ल में जितने अधिक पीएच बंद होंगे उस ऑक्सो अम्ल की उतनी ही प्रबल अपचायक प्रवृत्ति होगी। हम क्या कह सकते हैं कि जिस ऑक्सो अम्ल में जितने अधिक पीएच बंद होंगे उसकी अपचायक प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। यानी हम कह सकते हैं जिस ऑक्सो अम्ल में, ध्यान से समझना आप, देखो ये भी इंपॉर्टेंट गुण है, यानी अपन कहेंगे जिस ऑक्सो अम्ल में, जिस ऑक्सो अम्ल में जितने पीएच बंद होंगे, जितने पीएच बंद, उसकी अपचायक प्रवृत्ति, उसकी
अपचायक प्रवृत्ति कह सकते हैं या अपचायक गुण कह सकते हैं, उतने ही अधिक होंगे, उतने ही अधिक होंगे। जैसे हम बात करें हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की, अभी हमने क्रम भी देखा था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एग्जाम्पल लिया हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO2, ये प्रबल अपचायक होता है। क्या कहेंगे? प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, यानी ये दूसरे अणु का अपचयन कर देता है। देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मेरे पास है C6H5N2Cl प्लस ये रहा हमारा H3PO2, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया होगी तो ये जल का अणु। अब देखो आप, यानी ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है, ये इस अणु का क्या कर देगा? अपचयन। कैसे करेगा? देखो एक तो बनेगी C6H6 बेंजीन, एक N2 गैस और इसका Cl इसके H के साथ, इसका एक H तो आ गया यहाँ पर, तो ये तो बन गया C6H6, एक H आ गया Cl के साथ तो क्या बन गया? HCl और N2 गैस निकल गई। अब बचा क्या? O, यानी ये बना लेगा यहाँ पे H3PO3, यानी ये है बेंजीन। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, हम कार्बनिक रसायन में भी इस अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। और ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, साल्ट है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गए हमारे ऑक्सो अम्लों के गुणधर्म। हमने प्रत्येक गुण को डिटेल से पढ़ा है, तो आप सभी गुणधर्मों को अच्छे से आप ध्यान में रखोगे। यानी अपन कह सकते हैं कि इस आज की क्लास में हमारा जो समूह 15 है वो आज कंप्लीट हो चुका है। वो समूह 15 के तत्वों का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समूह 16 के तत्वों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।